पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शंस, और उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल भी है जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, जिसको हम एक तरह से पावर शेयरिंग भी कह सकते हैं। पावर शेयरिंग है ना, सत्ता में पावर शेयरिंग करना। ये तीन चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, डेमोक्रेसी, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, इसमें चुनाव होते हैं, और चुनाव जो होते हैं यानी इलेक्शंस होते हैं, उसी की बुनियाद पे एग्जीक्यूटिव यानी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, उसको हम चुनते हैं उसमें, है ना, कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, एमपी कौन होगा, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर डेमोक्रेसी जो है उसके बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज की आलोचना भी की है, और उन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो अप्रोच होते हैं, दलगत राजनीति जो होती है, ये बहुत ही संकीर्ण होती है, बहुत ही नैरो होती है, और वो लोग क्या करते हैं, अपने पार्टी के फायदे के लिए, नेताओं के स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं, और सत्ता के लिए एक पार्टियां दूसरे पार्टियों की बुराई करती है, खींचतान होती रहती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो राष्ट्र हित है, जो समाज का हित है, वो कहीं ना कहीं उसमें दब जाता है। जैसे जयप्रकाश नारायण का अगर आप लोग नाम सुने होंगे, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक बहुत बड़े लीडर थे। उसके अलावा वो बहुत बड़े अपने ज़माने के मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट थे, फिर और कांग्रेस पार्टी में भी थे। लेकिन आज़ादी के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जो हैं, उन्होंने कांग्रेस की सरकार में शामिल होने या कांग्रेस में काम करने से अपने आप को अलग किया, और एक तरह से उन लोगों ने विपक्ष का रोल अदा किया। और 1950 के दौरान जयप्रकाश नारायण जी जो है, वो सोशलिज्म से, जो उनकी आइडियोलॉजी से, उससे उनका थोड़ा बहुत झुकाव जो था वो गांधीवादी विचारधारा की तरफ हुआ, और फिर वो भूदान मूवमेंट यानी जमीन जो है उसको भूमिहीन को शांतिपूर्ण तरीके से देने की एक तहरीक चली थी, एक आंदोलन चला था, जिसमें जयप्रकाश नारायण जी और गांधीवादी आपको विनोबा भावे, इन लोगों ने बहुत काम किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1975 में जब इमरजेंसी देश में जब लग गई, और उसके बाद से विपक्षी नेताओं को जब जेल में डाला गया, और उस समय देश में जो लिबर्टी थी, स्वतंत्रता थी, उसके ऊपर जब हमला हुआ, तो जयप्रकाश नारायण जी ने ही विपक्षियों को यूनाइट किया था, और उन्हीं की लीडरशिप में मिसेस इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, वो मतलब जो कांग्रेस की जो पार्टी थी, उसको चुनाव में शिकस्त हुई उनकी, और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो यानी जनता पार्टी की सरकार आई है, या फिर इंदिरा गांधी हारी, या उस जमाने में जो कांग्रेस के अंदर में एक तरह से एक ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी जो आई थी, उसको एक झटका लगा, तो उसमें जयप्रकाश नारायण जी का भी बहुत बड़ा रोल है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त जब हारी कांग्रेस पार्टी, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ऐसी पार्टी जो आज़ादी के बाद से लगातार जीत रही है चुनाव, 77 में कैसे हार सकती थी, और विपक्ष उस समय उस तरह से संगठित नहीं थी जो कांग्रेस से मुकाबला कर सके। तो इससे आपको पता लगता है कि जयप्रकाश नारायण भी कोई छोटी हस्ती नहीं थे। उन्होंने ये बात कही थी कि जो दलगत राजनीति है, उसके अंदर में क्या होता है कि जो सामाजिक जो मुद्दे हैं, जो देश का जो सवाल है, ये सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं, या कम हो जाते हैं, या इनकी अनदेखी हो जाती है, और ज़्यादातर जो एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है,
वो लड़ाई झगड़े में ही चली जाती है। नहीं होता है आप पार्टी पॉलिटिक्स में, तुम इस पार्टी के हो तो तुम इस पार्टी के हो, तो तुम मुझे वोट करो, तो तुम उनको वोट करो, तो डिसुम डिसुम यही होते रहता है वो ना जी। इसीलिए कई लोग आपको सुनते भी है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, बोलते हैं ना लोग, राजनीति मत करो क्लास के अंदर में, है ना। तो इस तरह से एक निगेटिव छवि है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। राजनीतिक दलों की कमियां अलग हो सकती है, राजनीतिक दलों की जो काम करने का जो तरीका है उसमें सुधार करना एक अलग बात है। लेकिन ये कहना कि राजनीतिक दल का कोई रोल नहीं है या राजनीतिक दल का रेलेवेंस खत्म हो गया है, ये ठीक नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में एक बात कही जाती है कि पॉलिटिकल पार्टीज का काम जनता को और सरकार के बीच में कड़ी बनना है। जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो सवालात हैं, जनता के जो मसाइल हैं, उसको उठाना, उसको आर्टिकुलेट करना, उसको पब्लिक डोमेन में लाना, उसके लिए लड़ना, उसके लिए आंदोलन करना और उसको पूरा भी कराना, है ना। ये पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत बड़ा एक रोल है। उसमें जनता को जागृत करने में भी बहुत बड़ा रोल है ना। जनता को बीच में वो जाते हैं, जनता को अपने इश्यूज के बारे में बताते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर लोकतंत्र जो है ना उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। अब मिसाल के तौर पे जो पार्टियां वामपंथी पार्टियां होती हैं, लेफ्ट की पार्टियां होती हैं, जिनका आप निशान लाल झंडा देखे होंगे, लाल झंडा ना, तो वो लोग किस तरह के इशू ज्यादा उठाते हैं? वो मजदूर के इशू, किसान के इशू, आर्थिक बराबरी के इशूज, है ना, आपको ये सारे इशू उठाते हैं। जो दलित और बहुजन पार्टियां होती हैं, जैसे बीएसपी की पार्टी है, बहन मायावती हैं, कुमारी बहन मायावती, उनकी जो पार्टी है, या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, इन लोगों के इन आसपास में कौन से सरकार कौन से मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सामाजिक न्याय के, पिछड़ों को आगे लाना, पिछड़ों को बराबरी देना, जात पात का विरोध करना, समता मूलक समाज बनाना, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रिटर्निटी के लिए काम करना, और गरीब लोगों को और जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो बहुजन हैं, जो माइनॉरिटी हैं, जो अल्पसंख्यक है, उनको उनकी भागीदारी दिलाना सत्ता में, एक तरह से पावर शेयरिंग करना। तो पॉलिटिकल पार्टीज के रोल भी हैं, क्योंकि लोगों को जागृत करना, जनता के सवाल को उठाना, उसके लिए आंदोलन खड़ा करना, उसको पार्लियामेंट में उठाना और उसके फेवर में कानून भी बनाना, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल डेमोक्रेसी में अदा करती हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, जहां जहां भी डेमोक्रेसी देश में है, वो अपना काम कर रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स जैसे कि जयप्रकाश नारायण जी ने भी बहुत, जेपी जिनको कहते हैं हम लोग, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बताई। उनकी कमियां क्या हैं? कमियों में हो गया कि वो अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, वो ऊर्जा का बहुत ही गलत इस्तेमाल हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि इलेक्शंस जो है ना, इलेक्शंस आजकल भारत में होते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है, नहीं होता है खर्च। अभी हमारे क्लास में एक पार्टी ने फोन कर दिया, माने एक पार्टी की तरफ से कॉल आया कि हाँ फलाना तारीख को इलेक्शन से आप आइए ये करने के लिए, वोट देने के लिए। लेकिन अगर यही कह दे कि हमारे मसाइल हैं, हमारे घर में खाना नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं आती है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ी हम रहते हैं, वहाँ हमारे यहाँ बेसिक सुविधाएं नहीं है, तो उसी नंबर पर जब कॉल करेंगे तो वो वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, वहाँ पे कोई जवाब नहीं मिलेगा, है ना। नेता जो है उसको लाखों करोड़ों लोगों की जो भीड़ जमा हो जाती है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हम बहुत बड़े टॉप लीडर बन गए। लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के जो मसाइल हैं उनसे उनको बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है ना। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की कमियां भी मैंने आपको दिखाई और उनके मजबूत पक्ष को भी आपको मैंने दिखाया। तो अब एक और चीज याद रख लीजिएगा कि डेमोक्रेसी में कभी भी वन पार्टी सिस्टम नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? डेमोक्रेसी और वन पार्टी सिस्टम जो है ना वो एक साथ नहीं चल सकता है। बताइए क्यों होता है कि वो वन पार्टी सिस्टम नहीं हो सकता है डेमोक्रेसी में? हाँ, अगर एक ही पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, बाकी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, तो एक ही की मनमानी चल रही है। तो एक की मनमानी चल रही है तो एक लोकतांत्रिक जो मूल्य है इसके खिलाफ है ना भाई। अब क्लास के अंदर में जी तानाशाही ऑथोरिटेरियनिज्म आ जाए। क्लास के अंदर में मान लीजिए कि अगर आप लोग को ट्रिप पे जाना है, मान लीजिए घूमने जाना है बाहर, तो नैनीताल जाना है कि जयपुर जाना है, कि आप लोगों को भोपाल जाना है, कि आप लोगों को हैदराबाद जाना है, कि कोची जाना है, कि कलकत्ता जाना है, तो क्लास के अंदर में एक सहमति बनानी पड़ेगी ना।
अब ये क्लास की एक छात्र है श्वेता, श्वेता कहेंगी ना भैया हम तो जहां कहेंगे वहीं चलना है। कहां चलना है? तो हमको चलना है मुजफ्फरपुर, हम बिहार के हैं, हम वहीं चलेंगे। तो कोई कहेगा कि भाई हमें मुजफ्फरपुर में कोई दिलचस्पी नहीं है, बार बार तुम सपने में भी मुजफ्फरपुर बोलती है, उठ के भी मुजफ्फरपुर बोलती है, तू ही जाके घूम के आ जा। तो इन्होंने कहा अच्छा जो मुजफ्फरपुर नहीं जाएगा उसको मैं एक एक डंडे लगाऊंगी, है ना, उनको मैं वोट देने के अधिकार से वंचित कर दूंगी, उनको मैं अपने पार्टी में आपको टिकट नहीं दूंगी। तो आप बोलेंगे ठीक है तू अपनी पार्टी चला, मैं दूसरी पार्टी में चली जाऊं। तब ये कहेंगे दूसरी पार्टी है भी नहीं, मेरी ही एक पार्टी चलेगी, है ना। तो एक तरह की ये करने को एक लोकतांत्रिक चीज नहीं है। और दूसरी एक अहम चीज ये है कि उदारवाद एक आइडियोलॉजी है, उदारवाद एक फिलॉसफी है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लिबरलिज्म। क्या कहते हैं उसको? लिबरलिज्म। उसको उर्दू में कहते हैं हुर्रियत पसंदी, हुर्रियत पसंदी। तो जो लिबरलिज्म है, हुर्रियत पार्टी का नाम आपने सुना होगा, कश्मीर में होते थे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तो हाँ, तो लिबरलिज्म जो है उसके केंद्र में एक चीज है, एक उसके लिबरल फिलॉसफी के केंद्र में एक चीज है, मतलब उसके बहुत ही सेंटर में। कोई पूछेगा तो कि लिबरल फिलॉसफी क्या है, तो एक तो लिबरल फिलॉसफी की बहुत ही अहम चीज होती है व्यक्तिवाद। क्या होता है? इंडिविजुअलिज्म। यानी व्यक्ति जो है अपना स्वार्थ जानता है, अपनी भलाई जानता है, इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्रता देनी चाहिए, हर तरह की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, एसोसिएशंस बनाने की स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर राज्य जो है हमला ना करे, व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर खाप पंचायत समाज जो है उसको ऊपर ना रोके। अब श्वेता जो है शादी करना चाहती हैं अपनी मर्जी के साथ, तो समाज जो है ये नहीं कह सकता कि सुनो अगर तुमने शादी संडे को की तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुमको शादी जो है मंडे को करनी पड़ेगी। तो ये तो मर्जी के खिलाफ है ना भाई। इनको मन है शादी संडे को करने की, तो शादी को कर लेंगी, संडे को कर लेंगे, मंडे तक क्यों वेट करेंगे, है ना, एक दिन का क्यों वेट करेंगे, है ना। तो व्यक्ति के ऊपर आपको ये नहीं करना, व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर आपको हमला नहीं करना है ना। और दूसरी चीज क्या है लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर में, एक बहुत ही लिबरलिज्म के अंदर में है कि समाज के अंदर में स्वार्थ यानी इंटरेस्ट, स्वार्थ का मतलब इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और राज्य का काम होता है, राज्य जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? और राज्य का काम जो है वो स्वार्थों के बीच में एक सामंजस्य बनाने की है? माने स्वार्थों के बीच में एक सामंजस्य बनाने की, मतलब जैसे एक मिसाल के तौर पे किसान के भी अपने अधिकार हैं, ठीक है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जो मान लिया अनाज की पैदावार, अनाज को खरीद के बेचती है, उनके भी अपने मसाइल हैं, उनके भी अपने ये है सवाल है, उनके भी अपने हित हैं। तो किसान के हित और उनके हितों में टकराहट होती है। तो लिबरल फिलॉसफी के मुताबिक क्या हुआ कि जो अलग अलग इंटरेस्ट हैं, राज्य को चाहिए कि न्यूट्रल तरीके से उनका हल करे, है ना। राज्य को पार्टीजन नहीं होना चाहिए। पार्टीजन का मतलब समझ रही है, मतलब किसी एक व्यक्ति का पक्ष नहीं लेना चाहिए। राज्य को क्या करना चाहिए? न्यूट्रल तरीके से विभिन्न हितों को ध्यान रख के फैसला लेना चाहिए। तो डेमोक्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि वो वन पार्टी सिस्टम नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आप देखेंगे कि 1947 के बाद से जब देश को आजादी मिली और 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ, तब से लेके केंद्र में 1977 तक सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार रही, जिसको हम कहते हैं कांग्रेस। हाँ, और राज्यों में भी यानी प्रोविंस में भी, सूबे में, स्टेट में, जैसे बिहार हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका केरल हो गया, आपका और भी जो ज़्यादा स्टेट जितने, उत्तर प्रदेश हो गए, पंजाब हो गए, हिमाचल हो गया, जो भी स्टेट्स थे, आंध्र प्रदेश हो गया, तो आप देखेंगे कि वहां पर भी ज्यादा दिनों तक कांग्रेस की सरकार रही थी शुरुआती दौर में, माने तकरीबन 10 या 15 सालों तक। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज देखा गया, एक तरह से देखा जाए। बहुत ही कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूत थी और विपक्षी पार्टियां बहुत ही कमजोर थी, है ना। तो क्या ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी जो थी भारत में लोकतंत्र नहीं था और कांग्रेस ही अकेले ही पार्टी थी? तो ये बात एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि वो वन पार्टी सिस्टम नहीं थी। वो कांग्रेस का वहां पे डोमिनेंस था। क्या था? डोमिनेंस था, माने कांग्रेस का वर्चस्व था। लेकिन ऐसा नहीं था कि दूसरे पार्टियां नहीं थी और दूसरे पार्टियों को वोट मतलब इलेक्शंस लड़ने का अधिकार नहीं था।
तो इस मामले में हम इंडिया के डेमोक्रेसी को ऑथोरिटेरियन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ठीक है देखने में कांग्रेस मजबूत थी, बाकी अपोजिशन पार्टी बहुत ही कमजोर थी, तो होना तो ये चाहिए था कि विपक्ष बहुत ही मजबूत रहे एक कामयाब लोकतंत्र के लिए, तो लेकिन विपक्ष मजबूत नहीं थी। तो इस मामले में तो भारत के लोकतंत्र पे आप सवाल उठा सकते हैं कि एक ही पार्टी बिल्कुल ताकतवर है। जैसे मान लीजिए पहलवान है, अगर पहलवान दो के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो मान लीजिए एक पहलवान का वेट है 80 केजी और दूसरे पहलवान का वेट है मान लीजिए 30 केजी या 20 केजी, तो दोनों के बीच में ये हो गया ना भाई, वो तो बराबरी का मुकाबला नहीं हुआ ना। तो उस तरह से कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत थी और दूसरी पार्टी बहुत ही कमजोर थी। तो क्या हम इसे ऐसा माने कि एक पार्टी का सिस्टम था, वन पार्टी सिस्टम था? नहीं, ऐसा नहीं था, मल्टीपल पार्टी थी। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूत थी, अपोजिशन कमजोर थी, लेकिन 1967 के बाद 1967 के बाद से बदलाव होना शुरू हो गया और सूबे में यानी स्टेट का मतलब बिहार, ये वहां पे गैर कांग्रेसी सरकार आना शुरू हो गई और कहा जाता है कि 1967 में 1967 में कांग्रेस की सरकार इतने राज्यों से चली गई कि अगर आप साइकिल पर सवार होकर कलकत्ता से पंजाब पहुंच जाएंगे तो आपको कांग्रेस का राज्य नहीं दिखेगा। है ना, कांग्रेस अगर आप मान लीजिए अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ले, मोटरसाइकिल, और कलकत्ता से अगर आप चलेंगे तो पंजाब का मतलब अमृतसर पहुंच जाएंगे और बीच में कांग्रेस की कोई सरकार नहीं थी। तो एक तरह से देखा जाए तो 67 के बाद से अपोजिशन जो है वो मजबूत होनी शुरू हो गई और आज के दौर में तो लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी जो है अब उसका कोई फ्यूचर नहीं है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन ये बात गलत नहीं है। पार्टियों की जो तारीख होती है, पार्टियों का जो इतिहास होता है वो एक दिन में ना बनती है ना एक दिन में खत्म होती है ना। कांग्रेस आज जरूर कमजोर है लेकिन वक्त की बात है ना, ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस हमेशा ही कमजोर रहेगी। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम में और गैर डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको एक फर्क करना होगा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में मल्टी पार्टी सिस्टम होते हैं, क्या होते हैं, और जो नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम होते हैं, जो ऑथोरिटेरियन होते हैं, वहां पे वन पार्टी होती है। जैसे आप चाइना के अंदर में देखेंगे तो एक ही पार्टी है वहां पे। खैर, अब एक दूसरी बात है कि चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी जो काम करती है वो कहती है हम ज्यादा डेमोक्रेटिक है। समझ रहे हैं मेरी बात, हम ज्यादा क्यों, इस पे हम अभी बात नहीं कर सकते, वो एक डिटेल की चीज है। वो कहते हैं कि नहीं हम डेमोक्रेटिक हैं, हमारा सिस्टम बेहतर है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही नीचे से लोग चुन के ऊपर आते हैं, बहुत ही नीचे से उसके लोकल लेवल से चुनते ऊपर तक आते हैं। तो हमारे यहाँ बिल्कुल ग्रास लेवल तक हमारी पार्टी जुड़ी हुई है और हमारी पार्टी जो है वहां तक ये है, मतलब उसकी जड़ें जमीन तक हैं। तो सबसे पहली बात है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम होगी, जो नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी होगी वहां पे वन पार्टी ऑथोरिटेरियनिज्म होगा वहां पे। अब दूसरी बात है, अब अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी के अंदर में भी जो चुनाव जो होते हैं वहां पे अगर आप देखेंगे तो पार्टियों के अंदर में भी कई तरह की पार्टियां आ जाती है, मल्टी पार्टी के अंदर में, ठीक है। इस ग्रुप को मान लीजिए ऑथोरिटेरियनिज्म, इसको छोड़ दीजिए वन पार्टी डोमिनेंस, इस ग्रुप को मान लेते हैं मल्टी पार्टी। आप लोग को आपका जो ये जितने आप लोग बैठे हुए हैं मान लीजिए डेमोक्रेसी का ग्रुप है, तो अब डेमोक्रेसी के अंदर में भी अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहां पर भी आपको एक ही तरह का पॉलिटिकल पार्टियों का सिस्टम नहीं है, हर जगह पर अलग अलग है। जैसे मिसाल के तौर पर यूएसए को देखिए, तो यूएसए के अंदर में अगर आप देखेंगे तो वहां पर डेमोक्रेटिक एक पार्टी है ना आपको, और एक है रिपब्लिकन है ना, एक रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेटिक है वहां पे। तो जो रिपब्लिकन पार्टी होती है ना और डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो वो वहां पे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होता है या वहां का जो चुनावी जो वहां का गणित है, वहां पे आप देखेंगे तो एक तरह से यही दो मेन एक्टर हैं वहां के पॉलिटिकल पार्टीज में, यही दो मेन एक्टर हैं, है ना, दो मेन एक्टर हैं। बाकी भी पार्टियां हैं लेकिन जो ये है इंटरनेशनल जो नेशनल पॉलिटिक्स है, इसमें यही दो पार्टियों का रोल है, यही दो पार्टियां मुख्य रूप से अपना रोल अदा करती हैं। अगर आप ब्रिटेन को देखेंगे तो ब्रिटेन के अंदर में भी है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टियां हैं, वही मुख्य वहां पे एक्टर हैं, वहां पे वही मुख्य है। लेकिन अगर आप भारत के अंदर में आते हैं तो भारत के अंदर में आप देखेंगे तो बहुत सारी पार्टियां हैं और बहुत सारे पार्टियां जो हैं वो कई बार मिलकर भी सरकार बनाती है। किसी एक पार्टी को अगर हम कह दें, जैसे आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो भाजपा बहुत ही मजबूत दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी।
लेकिन ये भी एक बहुत ही हकीकत है कि अभी भी भाजपा मजबूत होने के बावजूद भी बहुत सारे राज्यों में इनकी सरकार नहीं है ना। ऐसा नहीं कि पूरे भारत में वो छा गए हैं, है ना। और दूसरी पार्टी कांग्रेस है, मान लीजिए, जो अपने आप जो विपक्षी पार्टी है, और कांग्रेस कह रही है कि हम ही बीजेपी को मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, हम ही एक राष्ट्रीय पार्टी हैं। लेकिन आप देखेंगे कि और भी बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं और भी बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं जिनकी भूमिका कोई कम नहीं है। जैसे अभी आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी की जो पार्टी है आपको तृणमूल कांग्रेस, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। बिहार के अंदर में अगर आप चले जाएं तो आरजेडी जेडीयू भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। अगर आप तमिलनाडु में जाते हैं तो वहां पर भी डीएमके भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है ना। कम्युनिस्ट पार्टियां भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टियां हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे बीजेपी नो डाउट आज के दौर में बहुत ही ताकतवर पार्टी हो गई है। कांग्रेस का एक तरह से जवाल है, यानी वो डिक्लाइन पे है। लेकिन और भी एक्टर्स हैं, है ना, और भी एक्टर्स है। बीएसपी भी बहुत बड़ी पार्टी है, आपको मैं बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी भी बहुत बड़ी पार्टी है। तो इसलिए आप अगर इंडिया के अंदर में देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पार्टियां जो हैं वो आपको बिल्कुल बहुत सारी पार्टियां हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी देख लीजिए कि भारत में कोलिशन पार्टियां, कोलिशन पॉलिटिक्स का दौर जो है वो 1990 के बाद से शुरू हुआ, ठीक है ना, या उसके आसपास से शुरू हुआ। क्या हुआ कोलिशन पॉलिटिक्स का मतलब कि सरकार बनाने के लिए आपको चाहिए मेजॉरिटी संसद में या असेंबली में, तो किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलती थी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में है इस तरह का प्रावधान कि जब एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाती है तो बहुत सारी सहयोगी दलें एक साथ आती हैं, बहुत सारी पार्टियां गठजोड़ करती है और गठजोड़ करके सरकार बनाती हैं। मिसाल के तौर पर भारत में लोकसभा में बहुमत बनाने के लिए, पाने के लिए सरकार चलाने के तकरीबन 271 या 72 सीट की जरूरत है। 271 या 72 है ना, है ना। तो अब कोई एक पार्टी को क्या हुआ था कि एक पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिलती है तो कई सारी पार्टियां मिल के चुनाव से पहले भी गठजोड़ कर सकते हैं और बाद में भी गठजोड़ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री पोल अलायंस एंड पोस्ट पोल अलायंस। प्री पोल अलायंस एंड पोस्ट पोल्स अलायंस। अब आप देख लीजिए एक चीज, 1989 में 1989 में कोalition गवर्नमेंट की सरकार थी जिसमें बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। और बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो उस जमाने में उनकी पार्टी जो थी जनता दल, उसको मेजॉरिटी नहीं आई थी, लेकिन उनको बाहर से समर्थन लेफ्ट की पार्टियों ने और बीजेपी ने किया था। तो एक तरह से उनकी सरकार बनी हुई थी, एक तरह से कोलिशन पॉलिटिक्स थी। आप देखेंगे उसके बाद से जो सरकार बनी, चंद्रशेखर जी की सरकार बनी, उसको भी कांग्रेस पार्टी ने बाहर से समर्थन किया था, वो भी एक तरह से बहुमत की सरकार नहीं थी। तीसरी सरकार जो बनी उसके बाद से 1990-91 में, वो थी पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार। कांग्रेस पार्टी फिर से रिटर्न करती है। और उस जमाने में जब कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनी तो उस समय नरसिम्हा राव पीएम बने और उस जमाने में भी कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें आई थी, 200 से ज्यादा सीट आई थी। लेकिन वो लोग भी पूर्ण बहुमत की सरकार वो भी नहीं थी, है ना। तो उनको भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरी पार्टियों से के एमपी की मदद लेनी पड़ी उनको। उसके बाद देवगौड़ा जी की सरकार आई, तो देवगौड़ा जी की सरकार आई तो वो भी था, उसमें लेफ्ट फ्रंट के लोगों ने समर्थन किया था, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बहुत सारी पार्टी ने, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने समर्थन किया था। उसके बाद वाजपेयी जी की अगर आप सरकार देखेंगे 2 बार की, तो वो भी बहुत सारे तकरीबन दर्जनों छोटी छोटी पार्टियों ने उनको समर्थन किया था। शिवसेना ने किया था, अकाली दल ने किया था, जेडीयू ने किया था, और सारी बीजू जनता दल ने किया था, तृणमूल कांग्रेस ने किया था, बहुत सारी पार्टियों ने किया था। तो आप देखेंगे कि कोलिशन पॉलिटिक्स भी, कोलिशन गवर्नमेंट भी भारत में बनी है और डेमोक्रेसी में कोलिशन गवर्नमेंट की भी गुंजाइश है जब आप मिलके चुनाव लड़ते हैं, या फिर बाद में भी चुनाव के रिजल्ट जब आ जाते हैं तो पार्टियां आके एक साथ मिल जाती है और सरकार बनाती है। एक चीज और दिलचस्प बात यह है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इस तरह की कोई जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में? क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति का चुनाव स्वतंत्र तरीके से होता है और राष्ट्रपति और सरकार जो होता है ना, वहां के संसद पर डिपेंडेंट नहीं होता है। इसलिए जो मैं ये बता रहा हूं आपको, सरकार बनाने वाली जो माथापच्ची है वो ज्यादातर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ही ज्यादातर उसी के संदर्भ में देखने की जरूरत है। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पे क्या है कि जो एमपी जो चुन के आते हैं वो कानून बनाते हैं,
वो संसद में बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन उनको सरकार को बनाने और गिराने में उनका रोल नहीं होता है। मतलब क्योंकि वहां पे सरकार तो राष्ट्रपति चला रहा है और वो जो चला रहा है तो उसका चुनाव स्वतंत्र हुआ है, उसका चुनाव आम चुनाव था, तो उसको मतलब संसद पे या सीनेट पे या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, उस पे उसके सामने जाके गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में सेपरेशन है। यही इंपॉर्टेंट चीज है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। संसद और एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका और संसद का प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पूर्ण तरह से बंटवारा होता है, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से अपना काम करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, वो संसद के कोख से निकला हुआ है वो। इसलिए संसद के अंदर में अगर गड़बड़ हो गया तो बेबी भी मर जाएगा, नहीं होगा। अगर कोई बेबी किसी मदर के पेट में है और मदर की तबीयत खराब होगी तो बेबी पर भी असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह संसद के अंदर में अगर नंबर का हेरफेर हुआ या पार्टियां इधर से उधर भागी या एमपी इधर से उधर भागे तो उसका असर किस पे पड़ेगा? सरकार पर भी पड़ेगा, क्योंकि आप प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर तब तक हैं जब तक कि आपको बहुमत संसद में है। अभी आपने महाराष्ट्र के अंदर में देखा कि वहां पे उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, वहां पे जो शिवसेना की सरकार थी, फिर शिवसेना को समर्थन उनको मिला था इनसे, कांग्रेस पार्टी से और राष्ट्रवादी कौन सी पार्टी है? राष्ट्रवादी कांग्रेस, हाँ एनसी से, नेशनलिस्ट कांग्रेस से मिला था। फिर क्या हुआ? शिवसेना के कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले गए, है ना, चले गए और उन्होंने बीजेपी से दोस्ती कर ली और उनकी अब सरकार बनी। तो अभी उनकी सरकार गिर गई कि नहीं गिर गई? क्यों गिर गई? क्योंकि उद्धव ठाकरे तभी तक चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं कि जब तक कि संसद में सदस्य जो बहुमत में उनका साथ दें। जिस दिन साथ नहीं देंगे तो निकल जाएंगे। एक दूसरी बात और भी है, देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज की एक अपनी आइडियोलॉजी भी होती है। क्या होती है? मतलब एक विचारधारा भी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज की एक अपनी विचारधारा होती है ना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि विचारधारा का कोई महत्व नहीं है, विचारधारा अब मर चुकी है, एक अलग डिबेट है। अब विचारधारा जो है तकरीबन 3 भागों में विचारधारा को बांटा जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधारा को 3 भागों में। एक होता है राइट। क्या होता है? राइट। राइट का मतलब होता है दक्षिणपंथी पार्टियां। क्या होती है? दक्षिणपंथी पार्टियां होती है, जिसको राइट विंग कहते हैं, राइट विंग। ये पार्टियां एक होती है। दूसरी पार्टियां होती हैं जिसको हम कहते हैं सेंट्रिस्ट। क्या बोलते हैं? सेंट्रिस्ट या सेंटर, है ना। और एक और पार्टियां होती हैं जिनको हम कहते हैं लेफ्ट यानी वामपंथी। ठीक है, वामपंथी। तो एक हो गया दक्षिणपंथी, बीच में हो गया सेंट्रिस्ट पार्टी और एक तरफ से हो गए वामपंथी या लेफ्टिस्ट। अब एक चीज याद रखिएगा, ये एक 3 कैटेगरी है जिसमें आप पॉलिटिकल पार्टीज को डाल सकते हैं। अब देखिए, जो पार्टियां राइट विंग होती हैं, जो दक्षिणपंथी होती है, उनको आप कैसे पहचानेंगे? होता है ना, कैसी उसकी पहचान होती है? दक्षिणपंथी जो पार्टियां होती है वो धर्म का इस्तेमाल करती हैं। क्या करती हैं? वो रेस की बात करती हैं, रेस नस्ल की बात करती हैं, है ना। उसके अलावा वो क्या करती हैं? पूंजीपति व्यवस्था का समर्थन करती हैं, है ना। वो राज्य को ताकतवर से ताकतवर बनाने की कोशिश करती हैं, है ना। और वो परंपरा को बचाने की कोशिश करती हैं। 5 चीज मैंने बताया ना। दक्षिणपंथी पार्टियों की 5 चीजें क्या होता है? एक, वो धर्म का इस्तेमाल, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करती हैं, है ना। और वो रेस या रिलीजियस या कास्ट सुपरियरिटी में बिलीव करती हैं कहीं ना कहीं। मतलब वो धार्मिक या फिर नस्लीय या फिर जात पात में वो यकीन रखती हैं, है ना। यकीन रखने का मतलब ये समझिए, यकीन रखने का मतलब ये नहीं है कि वो आके बोलेंगे हाँ 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 मैं जात पात में यकीन रखता हूं, ऐसा कोई आके नहीं बोलता है। लेकिन उनकी पॉलिसी से लगेगा कि वो ऊंची जातियों के समर्थन में ज्यादा काम करेंगी। हाँ, ऊंची जाति के हितों का वो पालन करेंगे, ज्यादा उनको करेंगे। कहेगा कोई नहीं, कहेगा सब कि मैं डेमोक्रेटिक हूं। आप समझ रहे मेरी बात हो? कहेगा सब डेमोक्रेटिक हूं, लेकिन जब आप उनकी पॉलिसीज को एनालिसिस करेंगे, वो पूंजीपतियों का साथ देंगी मजदूरों के मुकाबले में। वो गरीबों का साथ कम देंगी, अमीरों का साथ ज्यादा देंगी। दिखाने के लिए कि मुझे वोट
हाँ, वोट देने के लिए वो कहेंगे मैं गरीबों का बहुत बड़ा सेवक हूं, लेकिन असल में जब आप उनकी पॉलिसीज को देखेंगे तो वो गरीब के विरोध में वो पॉलिसी उनकी राजनीति है। उनकी जो राजनीति है वो आपको इसके फेवर में है, अमीरों के फेवर में है। वो धर्म का इस्तेमाल करती हैं। वो कहेंगे कि सुनो, तुम मुझे वोट करो क्योंकि तुम्हारा धर्म और मेरा धर्म भी एक ही है। वो जात पात का भी इस्तेमाल करती हैं और वो समाज के अंदर में परंपरा को बनाए रखना चाहती हैं। अगर मान लीजिए मंदिरों में अगर औरत को जाने से रोका जाता है या दलितों को जाने से रोका जाता है, अगर आप जाएंगे और कहेंगे नहीं दलितों को और महिलाओं को अंदर जाने दो या उनको बराबरी दो या मर्दों के बराबर में औरतों को अधिकार दो या औरतों को भी बाहर घूमने का अधिकार दो, या अगर पति उनके साथ जुल्म करता है तो औरतों को भी अधिकार हो कि उनके खिलाफ पुलिस थाने में जाके केस कर दें, तो वो कहते कि नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, ये तो आपका मतलब ये परंपरा की बात करेंगे, नहीं नहीं इससे समाज में परिवार विखंडित हो जाएगा, इससे सब कमजोर हो जाएगा, औरतों को अपने मर्द के खिलाफ नहीं कर बोलना चाहिए क्योंकि मर्द ही तो उनका ख्याल रखते हैं। वो परिवार को बचाना, परंपरा को बचाना, परंपरा के नाम पे वो नई चीजों को आने से रोकती हैं। और एक और अहम चीज है कि वो राज्य की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देती हैं, व्यक्ति की सुरक्षा पर कम ध्यान देती हैं। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे वो कड़े कड़े कानून बनाती हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है अल्पसंख्यक लोगों को जेल में भी डाल दिया जाता है और गरीब लोगों को, है ना। राज्य सुरक्षा उनके लिए बहुत ही केंद्र का बिंदु होता है ना। ठीक है, जो सेंट्रिस्ट पार्टियां होती है, सेंट्रिस्ट पार्टियां जो होती हैं, जो मध्य की पार्टियां होती हैं, वो सेकुलर और लिबरल वैल्यूज में यकीन करती हैं। किसमें करती हैं? सेकुलर और लिबरल वैल्यूज में यकीन करती हैं, है ना। और वो क्या करती हैं कि हितों के बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश करती हैं। मतलब अमीर के भी हित का ख्याल करेंगे और गरीब के भी हित का ख्याल करेंगे। कितना कर पाएंगे एक दूसरी बात है, लेकिन वो कहते हैं कि हम अमीर का भी हित का ख्याल करेंगे और गरीब का भी हित का ख्याल करेंगे, है ना। और वो धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर होती हैं, है ना। वो आपको सेकुलर पॉलिटिक्स को प्रमोट करते हैं, हिंदू मुसलमान भाई भाई, है ना, आपका भारत सबका है। और एक और जो पार्टियां हो गई उसको हम कहते हैं लेफ्ट पार्टियां। क्या बोलते हैं? लेफ्ट पार्टियां, जो वामपंथी पार्टियां होती हैं जिनका झंडा लाल होता है। कोई भी पार्टियों का अगर आप लाल झंडा देखें तो समझिएगा कि उसके कहीं ना कहीं वामपंथी पार्टियां हैं। लाल झंडे की जो पार्टियां होती हैं वो मजदूर और किसानों के हितों की बात करती हैं, मजदूर और किसानों के हितों की बात करती हैं, है ना। ये मजदूर जब अपना हिस्सा मांगेंगे, खेत नहीं खलियान नहीं बल्कि सारा जगो मांगेंगे, है ना। ये गाना है कि नहीं, हम मेहनत कश मजदूर जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम खेत नहीं खलियान नहीं, हम तो सारा जगह मांगेंगे। इस तरह से वो गरीब और मजदूर की बात करते हैं, वो महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, वो दलित और पिछड़ों और शोषितों के अधिकार की बात करते हैं और समाज के अंदर में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं, है ना। समाज के अंदर में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं। एक और तरह की पार्टियां होती हैं जो पार्टियां जात पर आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ती हैं। वो जो वंचित तबका होता है उनकी भागीदारी की बात करती हैं। ऐसी पार्टियों को हम कहते हैं सोशल जस्टिस की पार्टियां। क्या बोलते हैं? सोशल जस्टिस के, अम्बेडकराइट या सोशल जस्टिस की पार्टियां। एक तरह से आप चाहें तो उनको लेफ्ट के भी ग्रुप में डाल सकते हैं या फिर उनको अलग भी कर सकते हैं। जैसे भारत के अंदर में बीएसपी एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, जात पात की बुराई को खत्म करना है, भारत में सामाजिक बराबरी लानी है, सबको समान अधिकार देने हैं, दलितों को और पिछड़ों के दबे कुचलों के अधिकार की रक्षा करनी है। तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं विचारधारा को लेके, पार्टी और प्रोग्राम को लेके। जी हो गया, टाइम हो गया जी। जी इस तरह से आप देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टियां भी जो होती हैं विचारधारा को लेके और पार्टी प्रोग्राम को लेके आपस में बटी हुई होती हैं। ठीक है, एक और चीज, मैं 3-4 मिनट और रुक जाइए, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा क्लास। आप देखिए कि इलेक्शन जो होता है ना, इलेक्शंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसीज के लिए। इलेक्शंस अगर जो है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहा है तो डेमोक्रेसी नहीं है ना। इलेक्शंस होने की वजह से डेमोक्रेसी है, एक की गारंटी नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारे जो डिक्टेटर होते हैं उनके यहाँ भी इलेक्शंस होता है और वहां पर रिजल्ट आता है कि 99% लोग जो होते हैं वो फला डिक्टेटर के समर्थन में है। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऑथोरिटेरियन रिजीम क्या करते हैं, अपने सत्ता को सही करने के लिए इलेक्शंस करवाते हैं, लेकिन इलेक्शंस के अंदर में क्या करते हैं, रिगिंग कर देते हैं, उसमें छेड़छाड़ कर देते हैं और रिजल्ट को ऐसा दिखाते हैं जैसे
आप देखो कि वो कहेंगे कि हम सबसे कामयाब हैं और जनता हमारे साथ है। हमारे देश में भी जो चुनाव होता है पहले बैलेट पेपर से होता था, नहीं माफ कीजिएगा, हाँ बैलेट पेपर से होता था, अब होता है मशीन से होता है। आपको बटन दबाना है, जिस पार्टी को वोट देना है उसका एक निशान होगा, उसके सामने जाके आपको बटन दबा देना है ना। लेकिन आपने सुना होगा बहुत सारे डिबेट में कि बहुत सारे दल ये भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो बटन है उसी में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और इसकी वजह से कई बार हारने वाले कैंडिडेट को लोग गलत तरीके से उसको जीत दिला देते हैं। इस तरह की बातें, अब कहां तक इसकी सच्चाई है, अब इसमें इंक्वायरी होगी तभी कोई बता पाएंगे, लेकिन इस तरह की बातें आती हैं। तो पहला चीज आपको याद रखना चाहिए कि डेमोक्रेसी में चुनाव होना ही जरूरी नहीं है, चुनाव को फ्री एंड फेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्री एंड फेयर होना चाहिए, सबको बराबर मौका देना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है लोकतंत्र में, सबको बराबर मौका नहीं मिल रहा है। जैसे भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, भारत में वोट डालने का अधिकार सबको है, लेकिन अगर मैं रिक्शा चलाता हूं, मैं गरीब आदमी हूं, मैं मान लीजिए कि मैं एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करता हूं जहां पे मजदूरों की हितों की रक्षा होती है, और अगर हम अपना पर्चा भर देंगे तो हमारे पास गाड़ी ही नहीं है चुनाव प्रचार करने के लिए, एरिया इतना बड़ा है हम जा ही नहीं पाएंगे, हमारे पास बैलेट पेपर छपवाने के लिए भी पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ जो अमीर पार्टियां हैं वो लाखों करोड़ रुपया खर्च करती हैं, और जब आप उनके सामने जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो आपकी हार जो है एक तरह से तय हो जाती है। आपको आजकल मुखिया का इलेक्शन में भी जो कि लोकल लेवल पे हो रहा है उसमें कई कई लाख रुपए लग रहे हैं। तो ये भी एक चुनाव को लेके सोचने वाली चीज है, चुनाव के बारे में, कि जो चुनाव है ये भी ये हो गया है। आपको कहने का मतलब उसमें पैसा का, मसल पावर, ताकत का इसका इस्तेमाल हो गया, आपको लठै चाहिए, आपको मारपीट करने वाले लोग चाहिए। तो ये जहां पर भी चुनाव होगा वहां पे अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं है, फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं मानी जाती है। कश्मीर में भी होता है चुनाव, आपको पता है ना, कश्मीर के बारे में जब डिस्प्यूट होता है, लोग कहते हैं कश्मीर जो है उसमें भारत जो है वहां पर जाति कर रहा है, तो भारत सरकार ये कहती है कि वहां पर तो चुनाव होते हैं, कैसे जाति होती है, वहां पर सब लोग वोट डालते हैं। फिर उसकी आलोचना में बात कही जाती है कि नहीं, चुनाव को वहां पर रिग किया जाता है, माने उसमें रिगिंग हो जाती है, उसमें छेड़छाड़ हो जाती है। तो ये भी चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको इलेक्शंस होना जरूरी नहीं है, इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर होना चाहिए, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए। अब मान लीजिए आपके और हमारे बीच में मुकाबला है, रेस है, और आप क्या करेंगे कि आपको दौड़ना है और मेरे पैर में कोई पत्थर बांध दे, तो कौन जीतेगा आप बताइए? जिसके पैर में पत्थर नहीं है। जिसके पैर में पत्थर नहीं। तो हमारे पास क्या पत्थर है? गरीबी का पत्थर है, हमारे ऊपर कोई हमको चंदा नहीं देगा, हमको कोई प्रशासन की तरफ से बहुत मदद नहीं मिलती है, हमारे पास गाड़ी नहीं है। तो एक तरह से या तो गाड़ी सबको दो या फिर कहो कि नहीं गाड़ी किसी को नहीं मिलेगी। एक तरह से सोचना चाहिए ना भाई कि चुनाव में सबको बराबर का मौका देना चाहिए, लेकिन एक तरह से गरीब लोगों को चुनाव में बराबर का मौका नहीं है। एक और आखिरी बात मैं कह रहा हूं, उसके बाद मैं क्लास खत्म करूंगा, कि चुनाव भी कई तरह से होते हैं। चुनाव, एक चुनाव जो होता है आपने सुना होगा, आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी होगा, फर्स्ट पास द पोल होता है। क्या होता है? फर्स्ट पास द पोल जो चुनाव होता है, इसका यह मतलब होता है कि जितने भी कैंडिडेट इलेक्शंस लड़े उसमें जितने सबसे ज्यादा संख्या में वोट पाया वही जीत जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मान लीजिए आपके क्लास में छात्रों की संख्या है 100 और चुनाव लड़ने वाले हो गए 10, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा जिसने 13 वोट पा लिए वही चुनाव जीत गया। ठीक है, तो इस पद्धति का एक प्रॉब्लम भी है। क्या है इस पद्धति का प्रॉब्लम? कि क्लास में अगर मान लीजिए 100 छात्र हैं और 10 लोग चुनाव लड़े और उसमें से सबसे ज्यादा वोट श्वेता को मिला 13 और हमने इनको डिक्लेयर कर दिया विनर, तो इनके पक्ष में कितने वोट मिले? 13, और इनके विपक्ष में कितने वोट मिले? 87 मिले। तो एक तरह से तो इनका जो चुनाव, इनकी जो चुनावी जीत है उसकी तो वैधता नहीं है ना, क्योंकि 87 लोग इनके खिलाफ हैं। लेकिन फर्स्ट पास ऑफ द पोल में क्या होता है कि जिसको सबसे ज्यादा संख्या मिली वही क्या होता है? जीत जाता है। इसका एक और बड़ा निगेटिव चीज होता है, आप लोगों ने 12वीं क्लास की किताब में पढ़ी होगी, कि आप देखते होंगे कि जो पार्टियों का क्या होता है, वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम होता है लेकिन सीट्स बहुत ज्यादा हो जाती है ना। आप 50% सीट ला रही हैं जीत के, या 60% ला रही हैं, या 70% ला रही हैं, और आपका वोटिंग परसेंटेज है सिर्फ 30 या 35। तो ये भी एक कमी है फर्स्ट पास पोल सिस्टम को। लेकिन फर्स्ट पास पोल सिस्टम की लोग तारीफ में ये कहते हैं कि ये बहुत ही आसान है, इसको ऑर्गेनाइज करना ये है
आसान है और भारत जैसे देश के लिए ठीक है, देश को चलाने के लिए ठीक है, एक सुचारू और एक कहने का मतलब एक बहुत ही एक सुव्यवस्थित और एक कहने का मतलब स्टेबिलिटी देने वाली जो सिस्टम है उसके लिए फर्स्ट पास द पोल सिस्टम सही है। लेकिन फर्स्ट पास ऑफ द पोल सिस्टम की एक बुराई है। क्या बुराई है? कि यहां पे यहां पे माइनॉरिटी का सबसे बड़ा हनन होता है। पूछिए कैसे? अब आप देख लीजिए, भारत के अंदर में मुसलमानों की आबादी कितनी है बताइए? 15% मोटा मोटी मान लीजिए, 14 से 15%। दलितों की आबादी कितनी है? नहीं 15% के करीब में, ठीक है। आदिवासियों की आबादी है आपको मान लीजिए 7% या 8%। और ओबीसी की आबादी जो है वो तकरीबन, उसके ऊपर अभी एक मत नहीं है, कोई कहता है 52%, कोई कहता है 44%, कोई कहता है 40%, कोई कहता है 60%, कोई कहता है 70%। मगर मेरे कहने का यह मतलब है कि आप देखेंगे कि भारत जैसे देश में वंचित तबका जो है उसकी आबादी जो है वो ज्यादा है, लेकिन उसके समाज से सीट, उसके समाज से जीत के लोग पार्लियामेंट में कम पहुंचते हैं। ज्यादातर ऊंची जाति के लोग जीत के आते हैं। इससे भी आसान आपको एग्जांपल है तो महिलाओं को ले लीजिए। भारत में महिलाएं तकरीबन, जी खत्म हो रहा है जी, भारत में महिलाओं के नहीं, जिनको जाना है वो जा सकते हैं क्लास से, बस 1 से 2 मिनट और। भारत में महिलाओं की आबादी जो है वो 50% है। कितनी है? 50%। कुछ कम होगा, 1-8% कम होगा। तो पार्लियामेंट में कम से कम 50% होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए उनकी, लेकिन पार्लियामेंट में बहुत ही कम है। तो आप देखते हैं कि भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें फर्स्ट पास ऑफ द पोल सिस्टम की वजह से जो गरीब, जो वंचित तबका है, जो महिलाएं हैं वो चुन के नहीं जा पाती हैं। इसलिए एक अलग तरह के सिस्टम की मांग होती रही है जिसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? प्रोपोर्शनल, यानी जो व्यक्ति जितना वोट लाएगा, ठीक है, उसके प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए उसको उतनी सीट मिलेगी। यानी अगर आपने चुनाव लड़ा और आपके एक भी सीट नहीं आए, लेकिन आपने 10% वोट लाया तो आपको कुछ 10% के मुताबिक आपको भी कुछ सीट्स दी जाएगी। जैसे बहन मायावती का एग्जांपल ले लीजिए। मायावती जी 2014 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था उसमें उनकी पार्टी लड़ी थी, बीएसपी लड़ी थी चुनाव। उनको तकरीबन वोट 20% आए थे, यानी 100 में से 20 लोगों ने उनको वोट दिया था, लेकिन उनके एक भी सीट नहीं आए थे। तो अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता तो उनको 20%, चूंकि उनके टोकरी में 20% वोट गिरे हैं ना भाई, तो उसके मुताबिक कुछ ना कुछ सीट उनको दी जाएगी। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, यानी जो वोट शेयरिंग आपको हासिल हुई उसके मुताबिक आपको सीट्स भी दी जाएगी। आप पूरी तरह से हार नहीं गई। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और उसमें क्या होता है, जो वंचित तबका होता है, जो माइनॉरिटी है, जो कमजोर तबका है, जो महिलाएं हैं, उनको भी भागीदारी दी जाती है, उनके लिए सीट रिजर्व की जाती है। तो यूरोप के बहुत सारे देशों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, भारत जैसे देशों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब आखिरी सवाल, क्या भारत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि आप देखिए मुस्लिम लोगों को ही ले लीजिए, भारत में मुसलमान लोग तकरीबन 15% है, लेकिन पार्लियामेंट में 4% से ज्यादा नहीं है। भाई उनको भी तो हक होना चाहिए, वो भी तो अपने समाज से जाए, वहां पर चुन के आए। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के प्रकार, पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से काम करती है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज बेहतर है या नहीं, क्या पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है या नहीं, डेमोक्रेसी के बारे में, और इसके अलावा हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के आइडियोलॉजी के बारे में बात की। हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम में और पार्लियामेंट्री सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम करते इसके बारे में हमने बात की, और हमने इलेक्शंस के बारे में बात की और कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो बहुत ही जरूरी है। फिर हमने बात की कि इलेक्शंस जो है उसकी एक पद्धति है आपको फर्स्ट पास द पोल और एक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। भारत में फर्स्ट पास द पोल है, और फर्स्ट पास ऑफ द पोल के बारे में लोग ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही आसान है, इससे देश में स्टेबिलिटी होती है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि जो वंचित तबका है, जो महिलाएं हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो मुसलमान हैं, जो ईसाई हैं, उनकी आबादी जो होती है उनके मुताबिक उनको पार्लियामेंट में सीट्स नहीं मिल पाती है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि कोई भी पार्टी जितना वोट परसेंटेज उसको आया उसको उसी मुताबिक उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और जब प्रतिनिधित्व कमजोर वर्गों को मिलेगा, जब वो लोग संसद में जाएंगे तो अपने वर्ग के हितों के लिए आवाज उठाएंगे, और जब पॉलिसीज बनेगी तो उस वर्ग की अनदेखी नहीं हो पाएगी। और मैंने ये भी बताया कि जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है, यूरोप के जो कुछ कंट्रीज हैं वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी है
और वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट भी है। तो ये आज का हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में एक छोटा सा लेक्चर मैंने आपको दिया, जो कि आपको कोई भी पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ रही हैं, जो कि मैं अगले सेमेस्टर में पढ़ाऊंगा, या आप लोग पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में। ये इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटिकल थॉट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटिकल थियरी में भी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये जो चीजें हैं आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक बार फिर कहना चाहता हूं, क्या पढ़ा? पार्टीज, डेमोक्रेसी, व्हाई पार्टी इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द पार्टी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी, इलेक्शंस, फर्स्ट पास ऑफ द पोल एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो आज जो है, आज की हम लोगों की जो कहानी है, कथा है, वो यहां पे खत्म हुई।